सभी भाई बहनों को नमन बंदन। आप सबने शिक्षा पर पिछले 2 वीडियो देखे होंगे और उसमें बात हुई थी कि शिक्षा के लिए हमको 50 से 80 गाँव के बीच में उच्च स्तरीय नेशनल इंटरनेशनल स्तर के इंटरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना करनी पड़ेगी, जिनमें जो ITI वाली शिक्षा भी, वोकेशनल एजुकेशन जो है, प्रैक्टिकल एजुकेशन भी सम्मिलित होगी, खेल कूद आदि की सारी व्यवस्था होगी। मित्रों, शिक्षा के बिना जो है मनुष्य जो है वन मानुष ही रह जाएगा, कहना चाहिए आदि मानव रह जाएगा। जब हमारे बहुत प्राचीन काल में पूर्वज रहे होंगे, जंगलों में रहते होंगे, इतिहास के हिसाब से जो कहा जाता है उसमें जंगलों में मनुष्य रहता था और वो उसको कुछ आता नहीं था, उसने आग का भी आविष्कार नहीं किया था, पहिए का आविष्कार भी बाद में हुआ था और वो जंगलों में जंगली जानवरों के तरीके से रहता था। और उसके बाद शिक्षा दीक्षा आदि ऐसी कोई चीज़ थी नहीं। हाँ, थोड़ा बुद्धि में थोड़ा उनसे ज़्यादा विकसित था अन्य पशु पक्षियों से, लेकिन वो जीवन वैसा ही जीता था, पेड़ों में जीता था, इधर उधर अपनी सुरक्षा के लिए गुफाओं में रहता था और पत्थरों को ही हथियार के रूप में इस्तेमाल करता था। ये सब बातें हम सीखते हैं। तो आज की डेट में, आज जबकि 2024 चल रहा है, ज्ञान विज्ञान में आदमी चंद्रमा में पहुंच चुका है, कंप्यूटर का आविष्कार कर चुका है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार कर चुका है, वैज्ञानिक लोग नाना प्रकार के आविष्कार करते हैं, इंजीनियर डॉक्टर आदि बनाने के लिए शिक्षा दी जाती है और सारे शासन प्रशासन सामाजिक व्यवस्था फैमिली सिस्टम ये सब कुछ विकसित हुआ। तो ये किस बदौलत है? शरीर से तो मनुष्य जो है अन्य जानवरों की तरह ही है, पशु पक्षियों की तरह ही है, हाड़ मांस का पुतला है। एक सारा माइंड का खेल है और माइंड जो काम करता है वो शिक्षा के आधार पर करता है और कोई तरीका नहीं है। शिक्षा और संस्कार के आधार पर जो है माइंड कार्य करता है। अगर शिक्षा की व्यवस्था जैसी होगी वैसी ही माइंड की अवस्था होगी, ऐसा कह सकते हैं। शिक्षा की व्यवस्था जैसी होगी वैसे ही मनुष्य के मन की, बुद्धि की, माइंड की अवस्था होगी। अगर उच्च स्तर की शिक्षा होगी तो माइंड भी उच्च स्तर का हो जाएगा। जैसे आपके अल्बर्ट आइंस्टीन थे और थॉमस अल्वा एडिसन थे, न्यूटन, डाल्टन, ये वैज्ञानिक थे उच्च स्तर के। वो उच्च स्तर की शिक्षा, उच्च स्तर के मन को उच्च स्तर की शिक्षा देने पर जो है आपका इस स्तर के वैज्ञानिक पैदा होते हैं। फिलोसोफर्स की बात आए, सुकरात है, अन्य लोग हैं और अध्यात्म क्षेत्र के महात्मा बुद्ध आदि जो हैं उच्च श्रेणी के, ये शिक्षा के आधार पर ही होता है। पहले जो है साक्षरता की बात होती है, साक्षरता से शुरू होती है शिक्षा और फिर धीरे धीरे अपडेट होते होते कंप्यूटर की शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा और नाना प्रकार की शिक्षा आदमी प्राप्त करता है और एक सभ्य मनुष्य का निर्माण, मानवीय समाज में एक सभ्यता का विकास निर्माण होता चला जाता है। बिना शिक्षा के मनुष्य का मन क्या कार्य कर पाएगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। जीव जंतुओं की तरह सोचेगा, जीव जंतुओं की तरह अपने खाने पीने रहने सहने की व्यवस्था में उलझा रह जाएगा। तो इसलिए शिक्षा को बहुत उच्च स्तर का बनाना है, देश के स्तर को उठाना है, गांव समाज के स्तर को उठाना है। तो गांव शहर की तो बात ही नहीं सोचनी है, हमने तो आदमी के स्तर पर सोचनी है। गांव में भी आदमी रहते हैं, देश के नागरिक रहते हैं और शहर में भी देश के नागरिक रहते हैं। हमने तो गांव को थोड़ी शिक्षा देनी है, हमने तो गांव में जो आदमी रह रहा है, देश का नागरिक रह रहा है, शहर में जो देश का नागरिक रह रहा है, उसको उसके लिए शिक्षा की बात करनी है, आदमी के बारे में सोचनी है। इसलिए गांव शहर का तो भेद करना ही नहीं है। उच्च स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए देश के हर नागरिक को, अगर देश के स्तर को ऊपर उठाना है। 70% जो जनता है गांव में रहती है, ऐसे पहले कहा जाता था, अब कम हो गई होगी। शहर के गांव में तो, जो प्लेन एरिया के गांव है उनमें तो अभी भी पर्याप्त मात्रा में जनता रहती है। ये जो पलायन की समस्या ज़्यादातर आई है वो आपके ये पर्वतीय क्षेत्रों में, खासकर जो ये पर्वतीय बेल्ट है, इधर का जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक जो हमारी बेल्ट जाती है, और अन्य क्षेत्र में भी, दक्षिण भारत में भी पठार वाले इलाके होते हैं। तो ये जो पलायन वाली समस्या ज़्यादातर वहाँ पर अधिक आती है, इन क्षेत्रों में, जो पर्वतीय क्षेत्र के गाँव में। तो यहाँ पर पलायन को रोकने के लिए जो अनेक पानी वाली बात है, सड़क वाली बात है और शिक्षा वाली बातें भी पिछले 2 वीडियोज़ में आपने सुनी है और आगे भी उनको भेजा होगा उन विचारों को, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं।
क्योंकि ये देश समाज के लिए बातें हो रही हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए या उसके लिए ये बातें वीडियोज़ में नहीं हो रही। अब उस वीडियो के अंत में हमने कहा था पिछले वीडियो के कि क्या कहते हैं, तो ये इंटरमीडिएट कॉलेजेस बनेंगे नेशनल इंटरनेशनल स्तर के 50 गांव, 60 गांव, 80 गांव के बीच में, और सड़क के माध्यम से, बस के माध्यम से बच्चे वहाँ से गांव से पहुँचेंगे। और बहुत दूर दराज के कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहें तो उनके लिए थोड़ा बहुत हॉस्टल सिस्टम भी हो सकता है, नहीं तो अपने घर गांव से ही वे जाएंगे, क्योंकि बच्चों का माता पिता के साथ अपने अभिभावकों के बीच में रहना भी ज़रूरी है। उनका भावनात्मक पोषण होता है, नाना प्रकार की चीज़ें वे अपने घर गांव में सीखते हैं, वो चीज़ें वो हॉस्टल में नहीं सीख पाएंगे, वो बड़ा मुश्किल पड़ेगा। इसलिए जो है हमने कक्षा 10 तक 12 तक तो बच्चों को घर से ही पहुंचाना है स्कूल, ये मान के चलें। तो सड़क व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और हर कॉलेज के बाद अपनी बसें होनी चाहिए, अच्छी अप टू डेट बसें, बढ़िया बसें होनी चाहिए, जिनके माध्यम से बच्चे उन विद्यालयों में पहुंचेंगे। हर 100 गाँव के बीच में एक एक विद्यालय ऐसा होता है नेशनल इंटरनेशनल स्तर का, और इस तरीके से तो एक ज़िले के अंदर कितने गांव होंगे वो हम देख सकते हैं, कितने स्कूलों की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये जो लेकिन ये जो इंटरमीडिएट कॉलेजेस में और जो इनमें जो शिक्षा आदमी प्राप्त करेगा, उस शिक्षा को सब विद्यार्थी ग्रहण नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो स्वावलंबन वाली शिक्षा चाहेंगे, वो इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना चाहेंगे या कोई नौकरी नहीं करना चाहेंगे, नौकरी देने वाली शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि हम अपने गांव में ही रह करके स्वावलंबी बने, और उसके लिए जो है वो अब ये स्वावलंबन वाली जो शिक्षा है अगर जो लोग प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि स्वावलंबन वाली शिक्षा के माध्यम से ही पलायन रुकेगा। तो इसके लिए हमने पहले भी एक हिंट दिया था कि ग्राम विकास की शिक्षा के महाविद्यालय हर विकास खंड में होने चाहिए। 11 विकास खंड है अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत, 13 जिले उत्तराखंड के अंतर्गत हैं, अन्य प्रदेशों में भी जिलों की संख्या कम ज़्यादा होगी। और तो हर विकास खंड में एक कम से कम एक विद्यालय ग्राम विकास की शिक्षा का जो महाविद्यालय है, एक महाविद्यालय से चल जाएगा काम हर विकास खंड में। शुरू में ज़िले में एक जगह बनेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे हर विकास खंड में, क्योंकि हमारा मूल मुद्दा क्या है, गांव से पलायन को रोकना। तो उसके लिए गांव से पलायन रोकने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो कम है, ये कहना चाहिए। एक बार गांव से पलायन रुक गया, गांव की जनता गांव में रहने के लिए तैयार हो गई, तो फिर ग्राम विकास की जो गति है वो 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना तक बढ़ जाएगी। और ये जो समृद्ध गांव है, देश के 7 लाख के आसपास जो गांव हैं, ये देश को कितना मजबूत बना देंगे उसको इमेजिन करना भी बड़ा मुश्किल पड़ेगा आज की डेट में जो गाँव की स्थिति है उसको देखते हुए। 7 लाख गाँव जब विकसित होंगे और शहर भी विकसित होंगे, सारी व्यवस्थाएं जो विकसित होंगी, अभी भारत जो है इतने ऊपर पहुंच चुका है पूरे विश्व के देशों के बीच में जब इसकी गणना होती है, लेकिन ये गाँव के कमज़ोर होने के बावजूद, गाँव से पलायन होने के बावजूद जो है भारत इतना आगे बढ़ा है। अगर 7 लाख गाँव की व्यवस्था मजबूत हो जाए तो कितना ऊपर पहुंच सकता है। तो आइए अब ये जो विषय है, जो मुद्दा है, ग्रामीण विकास और स्वावलंबन वाली शिक्षा के महाविद्यालय वाली बात जो आई है, ये आप केवल शिक्षा वाली बात नहीं रह गई है, इसको हम रोज़गार वाले बिंदु को लेंगे। रोज़गार वाले बिंदु के साथ क्या क्या ये जिन चीज़ों के लिए रोज़गार करना है उन चीज़ों की शिक्षा उन महाविद्यालयों में दी जाएगी। तो हम रोज़गार वाले पक्ष को इस वीडियो में ले रहे हैं, और ये काफ़ी बहुत सारे बिंदु हैं, तो हो सकता है 2 वीडियोज़ में चला जाए, कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में हो जाए तो अच्छा है। देखिए, इसके लिए हमें बहुत सारे पॉइंट्स बनाने पड़े, और इसलिए जो हमने ये विशेष रूप से अलग से एक दूसरा चश्मा पहन लिया है, पढ़ने वाला चश्मा, इसकी आवश्यकता पड़ी, क्योंकि ये इन बिंदुओं को अन्यथा वैसे मुखागिरी वाला सीधे मन से ही इनको पॉइंट्स को पॉइंट वाइज कवर कर पाना बड़ा मुश्किल, असंभव जैसा हो जाता है। आइए, तो हम एक एक बिंदु को इसमें लेते जाएंगे। सबसे पहले हम आते हैं, विचार करेंगे पहले बिंदु पर, जो पहले जो रोज़गार की व्यवस्था होगी गांव के अंदर और जिसका प्रशिक्षण वहाँ उन महाविद्यालयों में दिया जाएगा,
वो उद्योग वो कार्य होंगे कृषि आधारित। कृषि पशुपालन ये कार्य जो गाँव में पहले से होता है, लेकिन अब आधुनिक समाज के अंतर्गत कृषि की अवधारणा और पशुपालन की अवधारणा अब काफ़ी कुछ रूपांतरित हो रही है और आधुनिक स्वरूप ले रही है। तो उसी अर्थ में हमें लेना, केवल पारंपरिक अर्थ में नहीं। पारंपरिक ज्ञान विज्ञान को भी दिमाग में रखना है, लेकिन साथ में आधुनिक ज्ञान में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है और भी पूसा इंस्टीट्यूट है दिल्ली के अंतर्गत, चंद्रशेखर कृषि महाविद्यालय विश्वविद्यालय है आपका कानपुर में, और पूरे देश के अंतर्गत इस प्रकार के यहाँ पर यहाँ भी अल्मोड़ा के अंतर्गत भी जो है स्वामी विवेकानंद वाला जो केंद्र है कृषि से रिलेटेड और पर्यावरण से रिलेटेड जो जीवी पंत इंस्टीट्यूट है। तो ये इन सारी चीज़ों को इनका भी फ़ायदा मिल सके और लेकिन जो वो हमारा महाविद्यालय होगा वो बच्चों के शिक्षण के लिए होगा, विद्यार्थियों में। बड़े लोगों का भी शिक्षण उसमें ले सकते हैं, छोटे छोटे कोर्सेज। कैसे कैसे कोर्सेज उसमें ले सकते हैं? 5 दिन का, मिनिमम 5 दिन का तो होगा ही, कोई प्रशिक्षण होगा। छोटा हमें खाद बनाने का भी प्रशिक्षण लेना है तो 5 दिन का 5 दिन की आवश्यकता उसमें पड़ेगी, 5-7 दिन की ज़रूरत पड़ेगी। 10 दिन का, 15 दिन के, 1 महीने वाले कोर्सेज होंगे, 3 महीने वाले कोर्सेज होंगे, 6 महीने वाले, और BRS की बात जो बैचलर ऑफ रूरल स्टडीज़ वाले जो कोर्स, डिग्री कोर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं रूरल डेवलपमेंट में, मैनेजमेंट कोर्सेज, ये सारे कोर्सेज उस महाविद्यालय में होंगे। हमने विद्यालय क्यों नहीं बोला है? क्योंकि ये बहुत बड़ा महाविद्यालय है, क्योंकि विद्यालय से काम चलने वाला नहीं है पलायन की समस्या को रोकना। तो उसके लिए महाविद्यालय की, और अगर अधिक कहें तो ये पूरी यूनिवर्सिटी की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो वो सारे महाविद्यालय को व्यवस्थित करने के लिए फिर यूनिवर्सिटी की आवश्यकता पड़ेगी। कृषि ये ग्राम विकास की यूनिवर्सिटी हम उसको कह सकते हैं। हर ज़िले में जो है, या एक ज़िले से 3 ज़िलों में, 6 ज़िले जैसे हैं आपके, प्रति ज़िलों की एक यूनिवर्सिटी हो सकती है। और इस तरीके से कम एक यूनिवर्सिटी की ज़रूरत इसमें पड़ेगी, ताकि ये जितने भी पर्वतीय इलाके हैं, एक यूनिवर्सिटी है गढ़वाल में, एक यूनिवर्सिटी कुमाऊँ में। तो इस तरीके से 2 यूनिवर्सिटी ग्राम विकास से रिलेटेड, और वो जो है इन महाविद्यालयों का संचालन करेंगे। विद्यालयों का महाविद्यालय, उनको विद्यालय महाविद्यालय वो विशेष प्रकार के विद्यालय महाविद्यालय होंगे, क्योंकि उसमें जो है छोटे कोर्सेज भी होंगे, गांव की आवश्यकता के हिसाब से होंगे। क्योंकि गांव का आदमी अपने गांव में जीवन जी रहा है, वो बहुत लंबे कोर्सेज नहीं कर पाएगा। जो स्टूडेंट है वो तो खैर फुल फ्लेज्ड कोर्सेज कर सकता है, लेकिन जो अन्य लोग हैं उनके लिए भी कोर्सेज की, तो 5 दिन के, 7 दिन के, 10 दिन के, 15 दिन के, 1 महीने के, 2 महीने के, 1.5 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के, 6 महीने के, इस प्रकार के कोर्सेज उसमें चलेंगे। उन महाविद्यालयों में ग्राम विकास के जो महाविद्यालय होंगे उनमें चलेंगे। उनमें क्या क्या सिखाया जाएगा? कृषि आधारित जितने भी कार्य हो सकते हैं, रोजगार हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड उसमें क्या क्या आएगा। और कृषि आधारित में इस पर पहाड़ी इलाकों में खेती पर कम, अन्य चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। खेती वाली चीज़ें तो आपको बाहर से भी मिल सकती हैं प्लेन एरिया से, और जो चीज़ें पहाड़ी इलाकों में, पर्वतीय इलाकों में बेहतर तरीके से हो सकती है, उन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। भूमि संरक्षण के हिसाब से भी वो ठीक रहेगा, और अन्य तरीके से भी ठीक रहेगा। पर्यावरण के हिसाब से, अन्य तरीके से, पर्यटन के हिसाब से अन्य चीज़ें ठीक रहेंगी। जैसे खेती कम करने पर और अन्य खेती की जगह पर, उनकी जगह अन्य चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। थोड़ा बहुत खेती भी की जा सकती है, जैसे मंडुवे का आटा वगैरह। किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? फल के पेड़ हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर वाली चीज़ें, साग सब्जी उत्पादन है, मसाला उत्पादन है, जड़ी बूटी उत्पादन है, इस प्रकार की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अब कृषि आधारित चीज़ों में क्या क्या आएंगी? रोजगार से रिलेटेड चीज़ों में जो भी व्यवसाय किए जाएंगे। मंडुवे का आटे का उत्पादन, अब मंडुवे का आटे का महत्व लोग समझने लगे, और ये अधिकतर पहाड़ी इलाकों में ही होता है। तो मंडुवे का आटे से रिलेटेड, मंडुवे का आटा प्लस उससे बनने वाली सारी चीज़ें, नमकीन बन रही, बिस्कुट बन रहे हैं, तो उसका उत्पादन। दूसरा है साग सब्जी उत्पादन। साग सब्जी, परम पूज्य गुरुदेव ने भी इस पर लिखा है कि साग सब्जी उत्पादन पर ज़्यादा जोर दिया जाए। तो साग सब्जी तो छोटी जगह में भी उगाई जा सकती है, और वो साग सब्जी जो है और महंगी भी बिकती है। अब महंगी होती जा रही है धीरे धीरे, वो तो फलों के बराबर रेट बनने लगा साग सब्जियों का, इन चीज़ों का।
तो रोज़गार के लिए ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं वो चीज़ पैदा की जाए, अपने भी काम आ जाएंगे और साथ में मार्केटिंग के भी काम आ जाएंगे। जैविक खेती के आधार पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के आधार पर जो होते हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे होगी, क्या होगी, वो पशुपालन वाले फैक्टर में जब दूसरा वाला बिंदु आएगा उसमें कवर होगा। तीसरा आएगा दालों का उत्पादन। दालें हमारे यहाँ जो पारंपरिक दालें जो होती हैं जनरली पहाड़ी इलाकों में, जैसे गहत होती है, वो पहाड़ी इलाकों में होती है। गहत बहुत उपयोगी होती है, बहुत कीमती भी होती है। सोयाबीन है, काला वाला सोयाबीन, सफ़ेद वाला, उड़द और मसूर, मसूर की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल जिसे बोलते हैं, इस बार की दालें, और भी कुछ दालें हो सकती हैं। तो वो दालों का उत्पादन, दालें भी बड़ी महंगी होती हैं, तो इन चीज़ों का उत्पादन वहाँ पर किया जा सकता है। सरसों का तेल, सरसों व तिल का तेल, ये दो चीज़ें। सरसों ही नहीं पैदा करना है, तिल ही पैदा नहीं करना है, उसका तेल की मशीनें भी, कोल्हू जो लगते हैं या इस तरीके के, वो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आ जाएंगे। सरसों व तिल का तेल, अन्य कोई चीज़ हो तो वो भी देखी जा सकती है। अगला आएगा मसाला उद्योग। मसाला कितना महंगा होता है, देखिए धनिया है, वो भी नकली आता है अधिकतर, उसका कोई भरोसा नहीं होता है क्या मिला रखा मसाले में। मसाला है, मिर्च है, ये चीज़ें हैं। मसाला उद्योग के आधार पर एक उद्योग और होता है जो रोली बोलते हैं हम, रोली कुमकुम, वो हल्दी से बनता है, रोली, नींबू, हल्दी, इन चीज़ों से बनता है। तो वो रोली का निर्माण और रोली का प्रयोग तो हर घर में होता है। ये तो धार्मिक देश है, धार्मिक समाज है, शुद्ध रोली लोगों को मिल जाए तो फिर बात ही क्या है ना, हाथों हाथ बिक जाएगा। मसाला अगर शुद्ध मिल जाए, पैकिंग हो जाए तो हाथों हाथ बिक जाएगा। पैकिंग भले ही उतनी अट्रैक्टिव नहीं हो, अगर जैविक खेती का करके लोगों को मालूम पड़े, और पहाड़ों का बना हुआ है, पहाड़ी पीसी नोट कैसा बिक रहा है देखिए ना। तो इस तरह से मसाला अगर पहाड़ी इलाके का होगा, शुद्ध होगा, जैविक खेती के आधार पर उत्पन्न होगा। फिर बड़ी उत्पादन होता है, जो बड़ियाँ बनती हैं, भुज की बनती हैं, दूसरी चीज़ों की बनती हैं, खीरे की बनती हैं। फिर रस्सी, झाड़ू, डलिया आधारित जो है, ये सब कृषि पर आधारित उद्योग हो गए। अगला बिंदु, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हमने मोटी मोटी चीज़ें लेने की कोशिश की है, थोड़ा एक हिंट, एक संकेत के तौर पर, बाकी चीज़ तो ढूंढ खोज करके देखा जा सकता है। दूसरा होगा पशुपालन आधारित। जंगल होते हैं, जल जंगल ज़मीन के आधार पर गांव की जीवन चलता है, और ये जल जंगल ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है पशुपालन के लिए। जल की सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है, अन्य चीज़ों पर जंगल की पड़ती है, चारागाह की ज़रूरत पड़ती है। तो पशुपालन का जो सिस्टम होगा वो व्यक्तिगत नहीं कि हमने एक गाय पाल ली, दूसरे ने एक भैंस पाल ली, ऐसे नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। उसके लिए सहकारी गौशाला बनानी पड़ेगी गांव के अंदर। गांव का जो सिस्टम चलेगा वो सहकारी सिस्टम के आधार पर ही सफल हो सकता है। जब हम बड़े सपने देखते हैं तो उसके लिए पूरा इंस्टीट्यूशन खड़ा करना पड़ता है। गांव के अंदर इंस्टीट्यूशन जो खड़ा होगा वो कोऑपरेटिव सिस्टम पर आधारित खड़ा होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने बार बार ये कोऑपरेटिव सिस्टम को जोड़ दिया कि आने वाले समय जो होगा, गाँव का विकास होगा तो सहकारी सिस्टम पर ही आधारित होगा। तो पशुपालन पर आधारित क्या क्या हो सकते हैं, केंचुआ खाद। देखिए गमलों में सब लोग केंचुआ खाद डालना चाहते हैं, है ना। वो केंचुआ खाद हाथों हाथ आपका अल्मोड़ा में बिक जाएगा, रानीखेत में बिक जाएगा, जहाँ भी गमले होंगे, जो भी होंगे, लोगों के घरों में गमले लगे रहते हैं, अन्य चीज़ें होती हैं, तो उसमें केंचुआ खाद की आवश्यकता पड़ती है। उसको आप बाहर भी सप्लाई कर सकते हैं केंचुआ खाद, है ना। हल्द्वानी है, रामनगर है, और जगह नैनीताल है, दूसरी जगह, सब शहरी इलाके जितने भी हैं, टाउन्स हैं, उन सब में आप उसको सप्लाई करते हैं। केंचुआ खाद जो है एक चीज़ है, गाय दूध देगी तभी उपयोगी ऐसा है, ऐसा नहीं है। केंचुआ खाद जो है इतना उपयोगी होता है, सबसे बेस्ट खाद मानी जाती है वो केंचुआ खाद का निर्माण। इसका प्रशिक्षण वगैरह शांतिकुंज हरिद्वार में मिलता है, और जगह मिलता है। यहाँ विवेकानंद का जो कृषि सेंटर है, कृषि इंस्टीट्यूशन है अल्मोड़ा में, वहाँ पर, अन्य जगह कहीं से भी उसका ट्रेनिंग ले सकते हैं केंचुआ खाद की। उसकी पुस्तक भी छपी है शांतिकुंज हरिद्वार से। फिर दूसरा आता है डेयरी उद्योग। पर्सनली लोगों ने डेयरी उद्योग खोले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो गाँव में खोलेगा वो कोऑपरेटिव सिस्टम के आधार पर खोलेगा डेयरी उद्योग। पशुपालन भी कोऑपरेटिव सिस्टम पर होगा, जो गौशाला होगी वो भी कोऑपरेटिव होगी, सहकारी गौशाला होगी। तो उस पर क्या होगा, डेयरी उद्योग में दूध, दही, घी, पनीर, ये सारी चीज़ें बनती हैं और बड़ी कीमती होती हैं और शुद्ध हो। जंगल में चरने वाली गाय का दूध, दही, घी हो और इस तरीके से हो, और पूरा केमिकल से ना खाने वाली गायें हों, अन्य चीज़ें, कूड़ा कबाड़ा खाने वाली गायें ना हो, जानवर ना हो, तो उसका डेयरी उद्योग कितना शानदार चलेगा, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये बाद में पर्यटन में भी काम आएगा। जो पर्यटक आएंगे उनको अपने डेयरी उद्योग का ही चीज़ें मिलेंगी, अपने यहाँ की साग सब्जी वगैरह मिलेगी, जैविक खेती की, तो उनको आनंद आ जाएगा एक तरीके से, वो बार बार आना चाहेंगे।
गोमय साबुन बनता है, गोबर और मिट्टी के आधार पर वो गोमय साबुन बनता है। गोमूत्र का अर्क बनता है। मालिश का तेल, दर्द निवारक तेल गोमूत्र और इन चीज़ों से बनता है। गाय के पशुपालन पर आधारित जितने भी प्रोडक्ट होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं इनसे। और गोमय धूप अगरबत्ती बनती है, शांतिकुंज हरिद्वार में भी बनती है, यहाँ पर हल्दूचौड़ में भी बन रही है। वो गाँव के अंदर भी बननी चाहिए। क्यों? ये चीज़ वास्तव में गाँव में बननी चाहिए। अब वो संस्थाओं को तो इसलिए बनाना पड़ रहा है, ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर बनाना पड़ रहा है, लेकिन गांव के लोग उस ट्रेनिंग को लेकर के गांव में बनाएं ये चीज़ें। तो क्योंकि पशुपालन जो का कार्य जो है वो तो गांव में ही होना चाहिए। गौशाला भी गांव में ही होनी चाहिए एक तरीके से। 7 लाख गाँव का कार्य जो है कुछ शहरों में नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसे सरकारी गौशालाओं से काम चलने वाला नहीं है। वो तो ठीक है, एक संकेत करने के लिए, एक दिशा निर्देश के लिए, एक मोटिवेशन के लिए, एक प्रेरणा के लिए और एक प्रशिक्षण के लिए उनकी उपयोगिता है, लेकिन समस्या हल होगी नहीं जब तक गांव-गांव में ये चीज़ें नहीं होंगी। पशुपालन वाला मुद्दा हो गया, कृषि वाला हो गया। अब फ्लोरिकल्चर पर आधारित फूल उत्पादन जिसको बोलते हैं। फूल उत्पादन में 2 चीज़ें हैं। फूल का उत्पादन, फूल भी बिकता है, मंदिरों में फूल चाहिए, मंदिरों का देश है तो भारत, हर जगह फूल चाहिए। फूल बिक्री के सेंटर जगह जगह खोले जा सकते हैं, वो भी कोऑपरेटिव होंगे। और फूल के पौधे भी बिकते हैं। देखिए अल्मोड़ा में जगह जगह फूल बेचने वाले कितने महंगे महंगे फूल बेचते हैं। बोलते हैं 400 रुपये का फूल है ये, फूल का पौधा गमले में रखा होता है। गमले की कीमत तो कम ही होती है ना। 100 रुपये गमले की कीमत मान ले तो बाकी फूल की कीमत है 300 रुपये। तो फूल के पौधे जो है, विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे, और ये फूल उत्पादन के आधार पर एक बहुत बड़ा उद्योग और चलता है। वो जो लाखों करोड़ों का बिजनेस होता है, जिसको मधुमक्खी पालन कहते हैं। एक ज़माना था हर घर में मधुमक्खी के वो होल्स बने रहते थे, जावा या जो भी बोलते थे उसको। मधुमक्खी पालन के हर घर में, ऐसा कोई घर नहीं होता था जिसमें वो बना नहीं होता था। अब मधुमक्खी के डिब्बे होते हैं, तो वो डिब्बों में मधुमक्खी का पालन होता है। तो मधुमक्खी पालन और फूल उत्पादन ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए उद्योग हैं। सीजन के अनुसार फूलों का उत्पादन, अलग अलग सीजन में अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। तो वो अगर किया जाए तो इसके लिए एक पूरी टीम चाहिए, एक तरीके से कहना चाहिए। ये अपने आप में फूल उत्पादन, मधुमक्खी पालन और फूल के पौधों का, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रोजगार है। फिर अगला आता है जड़ी बूटी आधारित। अब जड़ी बूटियाँ कहाँ होती हैं? प्लेन एरिया में तो कम ही होती होंगी। जो पहाड़ी इलाकों की जड़ी बूटियाँ बड़ी कीमती मानी जाती हैं। कीड़ा जड़ी ये वगैरह, ये कितनी कीमती चीज़ें। मतलब पहाड़ी इलाकों में देखिए, जितना ऊंचाई पे जाएंगे उतनी जड़ी बूटी। देखिए हनुमान जी को भी जड़ी बूटी लेने के लिए पहाड़ में आना पड़ा था। तो पहाड़ी जड़ी बूटियों की कितनी कीमत है। वो संजीवन बूटी कहीं और नहीं मिली, प्लेन एरिया में नहीं मिली। वो संजीवन बूटी लक्ष्मण को फिर से प्राण देने वाली जो संजीवन बूटी, वो मिली पहाड़ में, हिमालय के शरण में। ये हिमालय है, तो हम तो शिवालिक की पहाड़ियों में रह रहे हैं, तो ये पूरा मध्य हिमालय, लघु हिमालय और जो बड़ा वाला हिमालय है, ऊंचा हिमालय, हिमाद्री, ये सब तो जड़ी बूटी आधारित। क्या क्या बन सकता है? थोड़ा सा हिंट के तौर पर, आयुर्वेदिक चाय, काढ़ा, जड़ी बूटी वाली चाय जिसको बोलते हैं, प्रज्ञा, दिव्य पेय जैसे कुछ एग्जाम्पल जैसे ऐसे हैं। तो ऐसे खुद गांव के लोग खुद बना सकते हैं, बाहर से चाय वगैरह खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अन्य जड़ी बूटियाँ अगर बेचनी हो, बाहर देनी हो, जो जड़ी बूटी के जैसे वैद्य लोग होते हैं वो होते हैं, तो वो जड़ी बूटी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका उत्पादन, उसको सुखाना, उसका पाउडर बनाना आदि। धूप अगरबत्ती का उत्पादन, हवन सामग्री का उत्पादन, तुलसी की माला, तुलसी का अगर कुछ खेतों में तुलसी, वो वाली लकड़ी वाली जो तुलसी होती है मोटी वाली, वो अगर लगाई जाए तो तुलसी की माला उत्पादन हो सकता है, वो अपना उद्योग है। दंत मंजन का उत्पादन, और भी जड़ी बूटी के आधार पर तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। पूरा आपका वो बन जाता है, हरड़ बहेड़ा और आंवला से त्रिफला चूर्ण बन जाता है। ये सामान्य जड़ी बूटी की दवाएँ तो गाँव वाले ही बना देंगे। तो हरड़ बहेड़ा आंवला खासकर ये तो होता ही है, पहाड़ी इलाकों में होता ही है। तो इनके पेड़ लगाएंगे और वृक्षारोपण करेंगे, और साथ में उनका प्रयोग करते हुए ये पूरा जड़ी बूटी आधारित जो चीज़ें होंगी। अगला जो क्रम है हॉर्टिकल्चर जिसको हम कहते हैं, वृक्षारोपण के आधार पर, फलों, खासकर फलों के पेड़ों के आधार पर जो चलता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा उद्योग है, बहुत बड़ा रोजगार है। अचार बनाना, नाना प्रकार के अचार बन सकते हैं। आंवला है, नींबू है, आम है, ये 3 चीज़ें रहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अचार बनते हैं। और फलों के पेड़ लगाएंगे तो जामुन के पेड़ लगाए तो जामुन कितना कीमती होता है। देखिए डायबिटीज़ वालों के लिए वो कहा जाता है। जामुन के पेड़ तो होते ही हैं अपने पहाड़ों में, तो जामुन के पेड़ जगह जगह लगा दिया जाए ना, उनको संरक्षण दिया जाए, और जा कर के
जब वो छोटे होते हैं तो उनको जो है खाद पानी दे करके और अच्छा बनाया जाए, उनकी क्वालिटी को सुधारा जा सकता है जामुन की। अचार, मुरब्बा, जूस, ये सब ये उनके भी काम आएगा जो पर्यटक लोग आएंगे, वहाँ का अचार यूज़ करेंगे, मुरब्बा, जूस आदि यूज़ करेंगे तो बार बार आएंगे। नर्सरी, पेड़ पौधे की नर्सरी बन सकती है, जिसको हम प्लेन एरिया में भी, अन्य जगह में भी फिर वो नर्सरी के पौधे जो है बेचे जा सकते हैं, अन्य चीज़ें की जा सकती हैं। तो ये फलों के पेड़ों पर और अन्य पेड़ों के आधार पर चारा उत्पादन वाले पेड़ हैं, दूसरे पेड़ हैं, तो ये हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत खासकर फलों का ही ज़्यादा आता है, फलोद्योग बोलते हैं इसको। और फलों की प्रोसेसिंग वगैरह के अचार बनाना, अन्य चीज़ बनाना, उसका प्रशिक्षण कहीं से भी, शांतिकुंज हरिद्वार के लोग तो यहीं आ जाएंगे गाँव में भी प्रशिक्षण देने के लिए गायत्री परिवार से, तो वो उसकी सब व्यवस्था हो जाएगी। और बाकी मार्केटिंग वगैरह के लिए कोऑपरेटिव स्टोर वगैरह वो आगे चर्चा होगी। फिर पर्यटन आधारित जो उद्योग है, ये पर्यटन उद्योग जो है बहुत बड़ा उद्योग है। केवल पर्यटन पर ही ध्यान दे दें तो उतने से ही सबको रोज़गार मिल जाएगा, हमारे पहाड़ के लोगों को, है ना। हाँ, ये है थोड़े लोगों को थोड़ा अंग्रेजी भी सीखनी पड़ेगी लोगों को, कुछ लोगों को अच्छी अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी ताकि पर्यटकों से बातचीत वगैरह कर सकें और दो बातचीत का काम कर सकें आदि आदि। पर्यटन आधारित में क्या हो सकता है? पहला पर्यटन जो होता है धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटन होता है, जिसके लिए ध्यान केंद्र, एक भव्य और दिव्य मंदिर हर गांव में, है ना। बहुत सारे मंदिरों पर, बाकी मंदिर छोटे ही रहे, लेकिन एक मंदिर ऐसा हो बस जहाँ जाते ही आदमी को ध्यान करने को मन करे, उसमें ध्यान केंद्र भी हो और मंदिर के सामने बिल्कुल ध्यान करने की ऐसी व्यवस्था हो। और शाम के टाइम में संकीर्तन हो उस मंदिर में, संकीर्तन की व्यवस्था हो। भजन कीर्तन संगीत किसे प्रिय नहीं है। गांधी जी जब प्रार्थना सभा करते थे शाम की, तो उसमें प्रार्थना के साथ साथ संकीर्तन वगैरह चलता था, वो संकीर्तन से आदमी को आनंद आ जाता है। तो ध्यान केंद्र और भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण, धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटन हर गांव में ऐसे अगर मंदिर होंगे, सुंदर मंदिर होंगे, शानदार मंदिर होंगे, तो बात ही क्या है। तो पर्यटक लोग सड़क, और हर गांव में सड़क होगी, हो ही रही है, तो उन सड़कों के माध्यम से पर्यटक लोग उन मंदिरों के एक पूरा सर्किल बन जाएगा, एक तरीके से क्लस्टर गाँव का आपस में जोड़ करके, वहाँ फलाने देवता का मंदिर है, वहाँ फलाने देवता का मंदिर है, इस तरह से वो जब उस सड़क के माध्यम से उस पूरे सर्किल में जो है धार्मिक पर्यटन के सर्किल में पर्यटक लोग घूमेंगे तो रोज़गार की व्यवस्था तो अपने आप हो जाएगी। वो आएंगे तो कुछ दिन रहेंगे, तो 5 दिन 7 दिन गांव में रहेंगे उस पर्यटन केंद्र में, तो फिर बात ही क्या है। अगला जो होगा लोक संस्कृति दर्शन का सिस्टम, उसका एक पूरा संग्रहालय होगा और होम स्टे के साथ भी उसको जोड़ करके देखेंगे। लोक संस्कृति दर्शन में संग्रहालय तो होगा ही, उस संग्रहालय में ऐसा हॉल भी होगा जिस हॉल में लोक संस्कृति के कार्यक्रम देखने को मिलेंगे पर्यटकों को। क्या क्या देखने को मिला? लोक नृत्य, लोक संगीत और वाद्य यंत्र नाना प्रकार की, और भी बहुत सारी संगीत की चीज़ें, और जितने भी लोक कलाकारों के माध्यम से। तो कई लोग तो ये लोक संस्कृति दर्शन वाले कार्य में ही इसमें ही लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, पर्यटन से ही जुड़ा होगा। पर्यटन आधारित रोजगार में और क्या आ सकता है? स्वास्थ्य लाभ पर्यटन कह सकते हैं जिसको। लोग जो है अस्वस्थ हो जाते हैं, देखिए शहरी इलाकों में कैसा धुएं वाला है ना, धुएं वाली हवा लेनी पड़ती है, खान पान भी जैविक खेती वाला नहीं होता है, वो दवाइयाँ डाला हुआ, वो सब बीमार पड़ जाते हैं लोग। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए किधर आएंगे लोग? पहाड़ों की ओर आएंगे। तो वहाँ पर क्या व्यवस्था होगी? योगासन योग प्राणायाम, इसकी व्यवस्था होगी। योगासन का पूरा योग केंद्र होगा। प्राणायाम के लिए पीपल के पेड़ होंगे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता रहता है, उसके नीचे बैठ करके प्राणायाम करो। जो योग का केंद्र होगा उसके आसपास ही कोई पीपल के पेड़, 1-2 पेड़ होंगे, तो थोड़ी दूरी पर होंगे, तो वहाँ पर जाकर के आदमी प्राणायाम करेगा। प्राणायाम करने वहाँ चला जाएगा, उसके नीचे चबूतरे होंगे या नीचे बैठने की व्यवस्था होगी, तो वहाँ पर जा के बैठ जाएगा आदमी। नहीं तो सीमेंटेड ऐसे बैठने के बनाए जा सकते हैं, बैठने के चबूतरे, उसमें आसन बिछाया और प्राणायाम करने बैठ गया व्यक्ति। तो प्राकृतिक चिकित्सा का सेंटर, उसमें होगा स्वास्थ्य लाभ के लिए मिट्टी की चिकित्सा और अन्य चिकित्सा, भाप चिकित्सा, और वो जो है पानी के टब वाले जो होते हैं, रीढ़ की हड्डी का स्नान होता है जो काटी स्नान वगैरह, इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर। ये सेंटर तो देश में खुल ही रहे हैं। इसकी ट्रेनिंग के लिए भी और इसके व्यवस्था के लिए भी लोग कहीं मिल जाएंगे। शांतिकुंज हरिद्वार से मिल जाएंगे, आंवलखेड़ा जो गुरुदेव का जन्मभूमि है वहाँ पर अच्छा सिस्टम है प्राकृतिक चिकित्सा का। हल्दूचौड़ में भी बन रहा है धीरे धीरे।
तो ट्रेनिंग देने वाले, प्रशिक्षण देने वाले क्या क्या व्यवस्था चाहिए वो बताने की व्यवस्था तो हो जाएगी, पतंजलि से हो जाएगी और जगह से हो जाएगी। एक्यूप्रेशर पार्क भी होगा साथ में, ऐसा जो योग केंद्र वगैरह होगा उसके आसपास जो चलने के रास्ते होंगे वो एक्यूप्रेशर वाले होंगे। प्राकृतिक भोजन मिलेगा, दूध गांव का मिलेगा, दही गांव का मिलेगा, खाना गांव का मिलेगा, सब्जियां गांव की मिलेंगी, अचार मुरब्बा जो भी मिलेगा वो गांव का होगा। जूस होगा फलों का तो वो गांव का मिलेगा, तो वो शुद्ध होगा, केमिकल वाला नहीं होगा। इस प्रकार की चीज़ें खाने पीने को मिलेंगी तो स्वास्थ्य लाभ तो होगा ही। शुद्ध चीज़ें खाएगा, शुद्ध हवा में प्राणायाम करेगा व्यक्ति, प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ उठाएगा, योगासन और प्राणायाम करेगा, ध्यान करेगा, ध्यान केंद्र बना ही हुआ है। तो ये स्वास्थ्य लाभ पर्यटन हो गया। लोक संस्कृति दर्शन, धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन। होम स्टे होगा, होम स्टे में जो होगा जैसे ऐपण का प्रयोग होगा, अन्य चीज़ों का होगा, बिल्कुल जो पुराने ज़माने के मकान बनाए होते थे उस डिज़ाइन में अगर बनाया जाए, दरवाजे उनकी खिड़कियाँ और अन्य चीज़ें, उसकी सीढ़ियाँ, और साथ में ऐपण का प्रयोग, अन्य चीज़ों का प्रयोग, कलाकृतियों का प्रयोग, घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो उस बार की पहाड़ी संस्कृति है, लोक संस्कृति है कुमाऊँ गढ़वाली, उस संस्कृति का प्रयोग होम स्टे में होगा तो वो बहुत मतलब उसको आनंद दिया जाएगा। एक पर्यटक हमारे भारत में आया तो उसने कहा कि जब वो खाने के लिए बैठे तो टेबल कुर्सी में बिठा दिया गया, तो उसने पूछा ये तो हमारा तरीका है, आपका तरीका खाने का क्या तरीका, उस तरीके से हम खाना चाहते हैं। उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो नीचे बैठ करके खाते हैं, चौकी लगा करके खाते हैं। उन्होंने कहा हम तो वैसे ही खाना चाहेंगे। तो ये जो है होम स्टे वाला जो कंसेप्ट है वो सब कहीं ना कहीं लोक संस्कृति के हिसाब से ही और वहाँ के हिसाब से अलग से कुछ डिफरेंस नज़र आने चाहिए पर्यटक को। रहेगा भी वो उसमें, बिल्कुल ऐसा ऐसा लगेगा घर में रह रहा हूँ, पहाड़ के घर में रह रहा हूँ, है ना, कुमाऊँ गढ़वाल के घर में रह रहा हूँ और अन्य जगह के हिमाचल के गाँव में रह रहा हूँ, अरुणाचल के गाँव में रह रहा हूँ, अन्य जगह के तो कश्मीर के गांव में रह रहा हूँ, लेह लद्दाख के गांव में रह रहा हूँ, तो वो उसको ऐसा लगेगा। प्रकृति दर्शन के लिए क्या होगा, सनराइज के जो पॉइंट होंगे वहाँ पर कुछ ऐसे व्यवस्था बनाई जाएगी आवश्यकता अनुसार। सनराइज सनसेट की व्यवस्था है, इको पार्क होता है, इकोलॉजिकल पार्क होता है, जैसे अल्मोड़ा में भी इकोलॉजिकल पार्क बना हुआ और भी है। वो इको पार्क, आदर्श इको पार्क कैसा हो सकता है उसके बारे में जानकारी और ली जा सकती है। नदी दर्शन है ना, ये सब होगा। खेल के भी वहाँ पर, क्योंकि अब टूरिस्ट आएगा, पर्यटक आएगा तो वो खेलना भी चाहता है, उसकी तो अपनी दिनचर्या होगी अन्य चीज़ों के साथ, वो खेलना भी चाहेगा। तो इंडोर गेम्स की व्यवस्था, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्विमिंग की कोचिंग वगैरह भी हो सकती है, ट्रेनिंग वगैरह। चिल्ड्रन पार्क, जो बच्चे आएंगे उनके साथ उनकी फैमिली सहित अगर पर्यटक आएगा तो चिल्ड्रन पार्क होगा, उसमें झूला है, दूसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ है। चिल्ड्रन पार्क देखना हो क्या क्या होना चाहिए, तो पानी पार्क है इधर अल्मोड़ा में, और रानीखेत के अंदर भी आशियाना पार्क जो है उधर रोडवेज स्टेशन के पास में, तो उन सबको देखा जा सकता है। और भी कई अच्छे पार्क होंगे ऐसे जिनकी धारणा को, जहाँ से पूरा एक डिजाइनिंग की जा सकती है, प्लानिंग की जा सकती है कि चिल्ड्रन पार्क गांव के अंतर्गत जो होगा, गांव के बच्चे तो उस पार्क का लाभ उठाएंगे, जो टूरिस्ट लोग आएंगे बाहर से वो भी उस चिल्ड्रन पार्क का लाभ उठाएंगे। वेधशाला, साथ में एक वेधशाला, जो रात को क्या करेगा पर्यटक, रात के समय में तो वहाँ तो बाहर तो तारे वारे दिखते नहीं हैं प्लेन एरिया में प्रदूषण की वजह से, पहाड़ से तारे और ये सब दिखते हैं। तो वेधशाला प्लेनेटोरियम वाला जो कंसेप्ट है, तो वो एक उसमें जो टेलीस्कोप लगा होगा वो होगा, उससे वो उनका निरीक्षण भी कर सकता है। एक मीटिंग हॉल होगा, अगर वो पूरी टीम के साथ उस गांव में आकर के मीटिंग करना चाहते हैं तो एक बढ़िया मीटिंग हॉल जो होता है जिसमें लोग, बिजनेस वाले लोग, उद्योगपति आते हैं, वो उसका एक मीटिंग हॉल उस गांव में हो सकता है, या कुछ गाँव के बीच में हो सकता है मीटिंग हॉल। इस तरीके की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। और साथ में गाइड व्यवस्था जो सारे पर्यटन के बारे में जानकारियाँ दे सके, और ये गाइड जो होने चाहिए तो इनको थोड़ा अंग्रेजी वगैरह भी आनी चाहिए, अन्य चीज़ें भी आए तो और अच्छा है। तो ये सब पर्यटन आधारित जो है उद्योग जो है हुआ। अब हमारा अन्य पक्ष आते हैं, फ्लोरिकल्चर, जड़ी बूटी आधारित, हॉर्टिकल्चर, ये हुआ, पर्यटन आधारित भी हो गया। खादी आधारित जो उद्योग होते हैं वो गांव में आसानी से कर सकते हैं लोग, वो चरखा उसके लिए मिल जाता है और चीज़ें मिल जाती हैं और ऊन भी मिल जाती है। ये जो खादी ग्राम उद्योग सेंटर है अल्मोड़ा में है, और ट्रेनिंग भी मिल जाती है इसकी, वो लोग तैयार भी रहते हैं इस चीज़ के लिए, गाँव के लोग अगर इस कार्य को। खादी वस्त्र जो है, अब लोग जो है टेरिकॉट वगैरह ये चीज़ें पहनना पसंद नहीं कर रहे हैं, वो कॉटन वगैरह इन चीज़ों का यूज़ करना
पसंद करें तो खादी वस्त्र उद्योग अपने आप में एक बहुत बड़ा रोजगार है। इसका अगर देखना हो नमूना तो शांतिकुंज हरिद्वार का जो विश्वविद्यालय है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, उसके अंदर खादी वस्त्र उद्योग का सेंटर है और बहुत अच्छा चल रहा है वहाँ पर देखिए। और उसका जो प्रोडक्ट है वहीं बिक भी जाता है, ऑल इंडिया से लोग आते हैं। तो पर्यटक लोग आएंगे तो खादी वस्त्र ले जाएंगे वहाँ से, तो खादी वस्त्र उद्योग ये चल सकता है। यज्ञोपवीत निर्माण जो है पूरे ऑल इंडिया में, ये तो धार्मिक देश है, आध्यात्मिक देश है, तो यहाँ पर जो है जनेऊ पहनते हैं। सनातन धर्म के सभी लोग जनेऊ का प्रयोग करते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार होता है, यज्ञोपवीत निर्माण है, बहुत आसान होता है। उसका एक फ्रेम होता है लकड़ी का और उसके माध्यम से कोई भी उसको थोड़ा सा ट्रेनिंग के द्वारा 1 दिन की ट्रेनिंग से ही सीख लेगा। कलावा निर्माण जो है, ये कलावा निर्माण, यज्ञोपवीत निर्माण, खादी वस्त्र उद्योग, ये सब खादी आधारित उद्योग हो गए। फिर जंगल आधारित जो चारागाह और जंगल आधारित जो उद्योग हो सकते हैं, रोजगार हो सकते हैं। ठीठे को लोग सजा करके लोग रखना चाहते हैं, तो अगर ठीठों को पहले से रंग करके वो करके ऐसी अन्य डेकोरेटिव वस्तुएं बना करके वो अगर गांव में रखा जाए कोऑपरेटिव स्टोर में, तो जो भी टूरिस्ट आएंगे, अन्य लोग आएंगे, वो उसको ले जाएंगे डेकोरेशन की चीज़ों को। और भी बहुत सारी आ सकती हैं, मेरे दिमाग में उतनी चीज़ें नहीं आ रही हैं अभी, लेकिन वो पिरूल आधारित कई रोजगार हो सकते हैं। उसके अलावा सोलर प्लांट गाँव के अंतर्गत होगा। अन्य ITI के प्रशिक्षण के आधार पर, जो दूसरे वाले इंटरमीडिएट कॉलेजेस के साथ ITI को संयुक्त करने वाली बात आई थी, वहाँ से जब प्रशिक्षण लेकर के आएगा बच्चा तो वो गांव के अंदर ही कुछ कर सके ऐसा। तो ITI इस तरह के जो प्रशिक्षण होते हैं उन पर आधारित छोटे छोटे उद्योगों को गाँव के अंतर्गत ही कर सके। तो ऐसा जो होगा, ऐसा उद्योग केंद्र भी गांव के अंतर्गत एस्टेब्लिश किया जा सकता है। और वो गांव में छोटे छोटे उद्योग, जैसे कहा जाता है जापान में घर घर के अंतर्गत कुटीर उद्योग किए जाते हैं। नहीं, घर के अंदर और भी, जैसे आपकी आटा चक्की, वो वाली जो पत्थर वाली जो हाथ से चलाने वाली चक्की होती है, वो वाली चक्की हो, और वो होम स्टे वगैरह में भी काम आएगी कि क्या कहते हैं, अरे यहाँ तो आटा ऐसे पीसा जाता है। पंचक्की वाले अवधारणा है, उसके लिए तो खैर नदी जीवित करने पड़ेगी, गधेरे जीवित करने पड़ेंगे, जो पानी वाले पहले वीडियो में आ चुके थे, उसको देंगे तो वो नई चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। पंचक्की देखने को मिलेगी, या वो जो जानर या जो भी बोलते हैं आटा पीसने वाली, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ITI प्रशिक्षण आधारित छोटे छोटे उद्योग। उसके अलावा लोक संस्कृति संग्रहालय की बात पर्यटन में हो चुकी थी। पुस्तकालय होगा गांव के अंतर्गत, उसमें जो है क्योंकि पर्यटक भी पुस्तक पढ़ना चाहेंगे, गांव के बच्चों के लिए भी कंपटीशन वाली पुस्तकें, दूसरी प्रकार की पुस्तकें, और धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथ और अन्य चीज़ें, सांस्कृतिक चीज़ें हैं, कृषि और अन्य पशुपालन और ये रोजगार से रिलेटेड जो पुस्तकें हैं उसमें सब उपलब्ध होंगी पुस्तकालय। मार्शल आर्ट केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, अब आत्मरक्षा के लिए लाठी चलाना, अन्य चीज़ें करना, जूडो कराटे, ये सब मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण का केंद्र है। ये सबको सीखना जरूरी है आत्मरक्षा के लिए, क्योंकि समय बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। आत्मरक्षा प्रशिक्षण, मार्शल आर्ट प्रशिक्षण केंद्र, खेल प्रशिक्षण केंद्र, स्विमिंग है, अन्य चीज़ें हैं, स्विमिंग करने, पर्यटक भी स्विमिंग करना पसंद करते हैं। खेल प्रशिक्षण केंद्र है। आर्मी प्रशिक्षण केंद्र, ताकि कुछ जो आर्मी भी तो हमको चाहिए, पहाड़ों के लोग स्वस्थ रहते हैं, तो उससे जो है वो आर्मी प्रशिक्षण केंद्र होगा। जो रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं वो प्रशिक्षण दे सकते हैं, उसके लिए व्यवस्था बनाई जा सकती है। पर्यटकों की ज़रूरतों के सामानों हेतु कोऑपरेटिव दुकान, शॉप, वो कोऑपरेटिव होगी, व्यक्तिगत कुछ सिस्टम नहीं चलेगा। उस व्यक्तिवाद के आधार पर जो है, जो पलायन की स्थिति गांव की है वहाँ पर आदमी नहीं है, आदमी बहुत कम है। तो अब जो भी चलेगा आगे जा करके सफल होगा अगर, तो कोऑपरेटिव आधार पर ही हो सकता है। खेती कोऑपरेटिव हो, कोऑपरेटिव खेती, कोऑपरेटिव पशुपालन, सहकारी गौशाला और ये सारी चीज़ें। और एक ट्यूशन सेंटर भी हो सकता है, कोचिंग सेंटर, जो होशियार बच्चे हैं वो अन्य बच्चों को पढ़ाएं, इस बार की व्यवस्था भी। तो ये सब व्यवस्थाएं जो हैं, रोजगार के अनेक बिंदु आए हैं। अब इसके लिए व्यवस्थाएं किस प्रकार की होंगी उस पर चर्चा करके हम इस वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे, और कोशिश किएंगे एक ही वीडियो में ये रोजगार वाली चीज़ें आ जाएं। और जो ग्राम विकास के महाविद्यालय में ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, इन सबके जल संरक्षण से लेकर के, और ये सब रोजगार के प्रशिक्षण वाली चीज़ें, और इसके लिए व्यवस्था क्या करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट कैसे होगा, मार्केटिंग कैसे होगी, इसका भी प्रशिक्षण वहाँ पर ग्राम विकास के महाविद्यालय में होगा। हर विकास खंड में, पुनः स्मरण करें कि हर विकास खंड में
अगर पलायन को रोकना है तो हर विकासखंड में एक ऐसा ग्राम विकास का महाविद्यालय होना ही चाहिए और वहाँ पर 5 दिन के, 7 दिन के, 10 दिन के, 15 दिन के, 1 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के, 6 महीने के, इस प्रकार के कोर्सेज और साथ में BRS और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आदि के कोर्सेज और मैनेजमेंट के भी साथ में, ग्राम विकास में मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट के कोर्सेज भी सारे, उसमें पूरा फुल फ्लैज्ड सिस्टम पूरा शिक्षा का होगा। ग्राम विकास पर अभी तक ध्यान नहीं दिया जा सका, कोई बात नहीं, हम किसी पर उंगली भी नहीं उठाना चाहते, किसी की निंदा भी ठीक नहीं। जब जैसी स्थिति थी, जैसी व्यवस्था थी, उस तरीके से हमारी सरकारों ने कार्य करने की कोशिश की है, लेकिन अब हमने आगे की सोचनी है, पीछे की नहीं सोचनी है। हमने पीछे से शिक्षा लेनी है और आगे क्या रह गया ये देखना है, पीछे और आगे क्या करना है, लक्ष्य पर नज़र रखनी है। बिल्कुल जैसे भगवान राम जो है अपने तीर का संधान बिल्कुल लक्ष्य पर ही करते हैं, अर्जुन की नज़र लक्ष्य पर ही रहती थी, उस तरीके से हमें ग्राम विकास और गाँव से होने वाले पलायन को रोकने के लिए जो भी व्यवस्थाएँ हैं, अगर ये सारी जितने प्रकार के रोजगार की बात हो रही है, गाँव में अपार संभावनाएँ हैं। अब उस तरीके से काम नहीं हो पाया वो अलग बात है, और लेकिन अब हम किया जा सकता है। व्यवस्थाएं क्या होंगी? यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अब डिवाइडेड वाला सिस्टम नहीं चलेगा, अकेले वाला सिस्टम नहीं चल सकता। गांव के अंदर सफलता मिलेगी भी नहीं। कोई भी उद्योग खड़े होते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन खड़े होते हैं, जिन रोजगारों की बात हुई है वो अकेले कोई करना चाहेगा, वो कितना भी समर्थ व्यक्ति हो, वो सफल नहीं हो पाएगा। इन कार्यों में उद्योगपतियों को, अन्य लोगों को, शहरों में रहने वाले जो अमीर लोग हैं, अन्य हैं जिनके पास थोड़ा धन साधन है, तो वो लोग भी सहयोग करें। सरकार, शासन, प्रशासन सब लोग इन व्यवस्थाओं को लेकिन कोऑपरेटिव आधार पर ही स्थापित करने की कोशिश करें। कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारिता समिति वाला जो कंसेप्ट है, स्वयं सहायता समूह वाला, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला जो कंसेप्ट है, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप, पुरुषों के सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो बना करके उसके आधार पर थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके, और वो पैसा जब पर्याप्त मात्रा में जमा हो जाता है, थोड़ा पैसा सरकार से भी उधर से भी मिलता है, तो इस तरह से वो चीज़ें फिर धीरे धीरे स्थापित, क्योंकि चीज़ों को स्थापित करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। उद्योगपति लोग, अन्य लोग भी किन्हीं गाँव को आदर्श गाँव बनाने के उद्देश्य से गाँव को गोद ले करके MLA MPs भी अपने पैसे का प्रयोग गाँव को, कुछ गाँव को उद्योगपति ले लें, कुछ को MLA ले लें, कुछ लोग को MPs ले लें, और इस तरीके से वो जो है उन गाँव को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन गाँव को डेवलप करने के लिए जिस ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता होगी, उसके लिए ग्रामीण विकास महाविद्यालय तो स्थापित करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग उद्योग बाद में चलता है, पहले इंजीनियर तैयार करने पड़ते हैं। अस्पताल बाद में चलते हैं, पहले डॉक्टर तैयार करने पड़ते हैं। मैनेजमेंट बाद में होता है चीज़ों का, फिर पहले मैनेजमेंट की डिग्री देनी पड़ती है, उसके लिए शिक्षण देना पड़ता है। इसी बात से ग्रामीण विकास तो होगा ही, उसमें लोग सहयोग भी करेंगे, लेकिन साथ उससे पहले हमको ग्रामीण विकास महाविद्यालयों की आवश्यकता होगी। जिन इंटरमीडिएट कॉलेज की बात पिछले 2 वीडियोज़ में हुई है, वो भी स्थापित होने आवश्यक हैं, नहीं तो पलायन के लिए दोनों प्रकार की शिक्षाओं की व्यवस्था पलायन को रोकने के लिए करनी पड़ेगी। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यूनियन हैज स्टैंड। संघे शक्ति कल युगौ। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अथक आज के इस युग के विश्वामित्र जिनको कहा जाता है, अथक, जिन्होंने इतनी तपस्या की, वो बार बार ये कहते थे अपने प्रवचनों में, संघे शक्ति कल युगौ, यूनियन हैज स्ट्रेंथ। यूनियन में ताकत होती है, बल होता है। गांव के लोग कोऑपरेटिव आधार पर, सहकारिता के आधार पर ही सफल हो सकते हैं इन सभी कार्यों में। कोऑपरेटिव स्टोर, जो उत्पादन होंगे उनको बेचने के लिए, उनको विक्रय करने के लिए कोऑपरेटिव स्टोर होंगे, जहाँ से लोग ले जाएंगे, जो गाड़ियों में भर करके, पिकअप्स हैं, दूसरे हैं, अपना पिकअप हो सकता है गाँव के लोगों का, उसमें ले जा करके वो जो शहर के दुकानें हैं उनमें उस सामान को कोऑपरेटिव स्टोर, और साथ में गोदाम और सारा वो स्टोरेज का सारा सिस्टम उसमें रहना। कंप्यूटर रूम व लेखा जोखा, जो हिसाब किताब के लिए, उसके लिए कंप्यूटर रूम और ये सारी व्यवस्था होगी। और हिसाब किताब टैली वगैरह जानने वाले कोई BCom MCom वाले अपने गांव के बच्चे को या किसी को रोज़गार दिया जा सकता है। और स्वयं सहायता समूह के आधार पर, ये कोऑपरेटिव सिस्टम के आधार पर ये सारी चीज़ें सफल होनी हैं। ये एक भविष्य दृष्टि है गाँव के बारे में, जिसे हमने प्रस्तुत करने की कोशिश की है।
और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये छोट में ये कंसेप्ट मिलते रहते हैं, लेकिन हमने उन सबको एक जगह करने की कोशिश करी है। इस पूरे कंसेप्ट को शिक्षा वाला है, रोजगार वाला है, पलायन के जितने भी मुद्दे हैं। फिर लोग कहेंगे ये सब होगा कैसे, सुअर बंदर जो हमको परेशान कर रहे हैं, और सुअर बंदरों के होते हुए हम कैसे क्या करें, कैसे प्रोग्रेस होगी, कैसे ये सब कुछ हो पाएगा। हम यहाँ खेती करेंगे, अन्य चीज़ें पैदा करेंगे और वो उजाड़ जाएंगे। तो इस पर एक अलग से वीडियो अगले उसमें आप इंतज़ार करिएगा। इस वीडियो में जो रोजगार पर और ग्रामीण विकास महाविद्यालय पर जो वीडियो बना है, इसको आप अवश्य आगे शेयर करिए। हो सके तो शासन, प्रशासन और सरकार तक भी इसको पहुंचाने का प्रयास करें। एमएलए एमपी तक ये पहुंचे, इसका प्रयास करें, ताकि ये जो है इसमें सबको मिलजुल करके काम करना पड़ेगा। हो सके तो उद्योगपतियों तक और अन्य लोगों तक, जो लोग किसी गांव को गोद लेने की स्थिति में हों और उसको आदर्श गांव बनाने के लिए हेल्प करना चाहते हों, इस प्रकार के कृषि महाविद्यालयों के निर्माण में शासन प्रशासन को हेल्प करना चाहते हों, और तो वो अपने लिए स्थापित नहीं करना है कि लोग प्रॉफिट मेकिंग के लिए इस प्रकार के महाविद्यालय खोलना चाहें, अन्य चीज़ें करना चाहें, वो सही कंसेप्ट नहीं है। देश सेवा के लिए, देशभक्ति के लिए, देश के जज्बे के लिए उद्योगपति अपना उद्योग करते रहें, लेकिन साथ में सेवा कार्य के रूप में, एक देश का ऋण चुकाने के रूप में इस बार के ग्रामीण विकास महाविद्यालयों के विकास में सहयोग करें। शासन प्रशासन भी उसमें कार्य करे, और साथ में जो उसके बाद उस शिक्षण को लेकर के जब गांव के अंतर्गत बच्चे आएंगे, अन्य लोग आएंगे, तो उनको सहयोग करने के लिए, उन गाँव को आदर्श गाँव बनाने के लिए और अपलिफ्ट करने के लिए उसके लिए करेंगे। अभी एक पक्ष और रहेगा, दो पक्ष और रहेंगे इसमें ग्रामीण विकास के लिए, पलायन को रोकने के लिए। एक संस्कार और व्यक्तित्व निर्माण वाला, और दूसरा फैक्टर रहेगा ये सुअर और बंदर वाला, और इस प्रकार का मामला रहेगा। इन पर 2 वीडियोस का इंतज़ार आप और करिए, और इन सबको आगे भी बढ़ाते रहिए। प्लीज़ इसको आगे बढ़ाते रहिए, और अवश्य शेयर करते रहिए। ग्रुप्स में जितने भी ग्रुप आपके पास हैं, सारे ग्रुप्स में डालिए। उसमें बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्या सोचने की आवश्यकता है? क्या यहाँ पर हम कोई ऐसा डिस्को डांस या कोई इस प्रकार का दूसरे तीसरा दुनिया भर की चीज़ें उल्टे धंधे करके लोग अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए क्या किस प्रकार के वीडियोज़ बना रहे हैं, आप सबको मालूम है। तो वो उन चीज़ों से हट करके ये विचारधाराएँ किस प्रकार से हट करके हैं, देशभक्ति के जज्बे से भरी हुई वीडियोज़ हैं और अन्य हैं। ग्राम विकास के लिए, ग्राम विकास के बिना समस्या हल होने वाली नहीं है देश की, समाज की, और ये देश आगे बढ़ने वाला है नहीं। ये गाँव का देश है, और ये गाँव की शक्ति से ही आगे सशक्त होने वाला है। तो आइए, और शहरों की समस्याएं भी हल होने वाली हैं इससे। जो शहरों का गुरुदेव ने भविष्यवाणी किया है, शहरों का आने वाले समय में शहरों का मोटापा कम होगा, और गांव जो है कस्बों में बदलेंगे, वहाँ के रिवर्स प्लान होगा। शहर से गांव की ओर आएंगे लोग। अगर ये सारे जो कंसेप्ट को अगर ध्यान में रखते हुए, शिक्षा का, पानी का, सड़क का, ये सारे, और ये ग्रामीण विकास महाविद्यालय का और रोजगार की व्यवस्था का, सारे कंसेप्ट को लेकर के चले, गाँव में अपार संभावनाएँ हैं। इन संभावनाओं को देखने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए विजन की आवश्यकता होगी, लक्ष्य की आवश्यकता होगी, संकल्प शक्ति की आवश्यकता होगी, इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी, संवेदना की शक्ति होगी, देशभक्ति के जज्बे की आवश्यकता होगी, मातृभूमि से प्रेम की आवश्यकता होगी, और अपने इष्ट देवताओं से प्रेम की, श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता होगी। इन सभी बातों के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसको आगे बढ़ाते रहिए, विचारधारा को आगे बढ़ाते रहे। आपका ये बहुत बड़ा सहयोग होगा, और आने वाला समय उज्जवल है। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य लेकर के आ रही है। युग परिवर्तन का युग, निर्माण का युग चला आ रहा है। ऐसी भावना के साथ मैं बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आप सबको पुनः प्रणाम। थैंक यू।